तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे किस काम में आते हैं? ये हमारे चीज को मैग्नीफाई करके देखने में काम आते हैं ना, हम चीज को मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो उसके लिए हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। अब कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो अब तुम कहोगे सर इस चीज पे डिपेंड करता है कि साइज बड़ा है कि छोटा है। इस चीज पे टेक्निकली डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम किसी बच्चे को पूछोगे कि चांद बड़ा है या तुम मुझे बताओ जो तुम्हारे सामने गाड़ी खड़ी है वो बड़ी है, तो वो कहेगा गाड़ी खड़ी जो बड़ी है, जो गाड़ी जो मेरे सामने खड़ी है वो बड़ी है चांद के मुकाबले ना। तो यानी कि जो एक्चुअल साइज है उसका कोई खास लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेना देना नहीं है, उसका भी लेना देना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। कि अगर तुम टेक्निकली देखोगे तो बच्चा तो कोई कॉमन सेंस नहीं है, बच्चे को तो नहीं मालूम कि साइंस की भाई चांद का डायमीटर इतना है ना, इतने किलोमीटर। बच्चा तो एक्चुअल में देख रहा है, जो उसको उसके जो परसेप्शन में जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है कि चांद छोटा है गाड़ी बड़ी है। तो असल में कोई चीज कितनी बड़ी है या छोटी एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं करता कि वो हमें बड़ी नजर आएगी या छोटी नजर आएगी। तो सारा खेल जो है वो एंगल का है। तो एंगल का कैसे है, जैसे अगर सपोज करो कोई भी मेरी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं ब्लैक से बनाता हूँ, कोई भी मेरी एक ऑब्जेक्ट है एच हाइट, तो ये आंख पर कितना एंगल बनाती है, सिर्फ इस ये वाली बात जो है वो गवर्न करेगी कि चीज हमें बड़ी दिखाई दे रही है छोटी दिखाई दे रही है। तो यहां से एक रे आएगी ऐसे करके, है ना, एक रे यहां से आएगी, तो ये हमारा एंगल बन गया। अब ये एंगल जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें बड़ा नजर आएगा ना। तुम देखते हो ना, जो अगर तुम्हें कोई चीज छोटी छोटी नजर नजर आ रही होती है, तुम क्या करते हो, उसको पास लेके आते हो। अगर तुम इसको पास लेके आओगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ की वजह इसको मैं θ1 बोल देता हूँ, अगर तुम ऑब्जेक्ट को पास ले आए तो ये तुम्हारा हो जाएगा θ2, ठीक है। तो अब सेम ऑब्जेक्ट तुम्हें जो है वो बड़ी नजर आएगी, क्योंकि ये एंगल जो है वो बड़ा बनाने लग गई है, ठीक है। तो θ1 एंगल छोटा था, θ2 एंगल बड़ा है, तो सेम जो तुम्हारी h हाइट की ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें बड़ी नजर आएगी, ठीक है, तुम्हारे परसेप्शन में बड़ी होगी। साइज तो उसका वही है, लेकिन तुम्हें जो है वो और क्लियरली नजर आएगी, है ना। तुम ये वाला काम करते हो ना, अगर कोई अक्षर बहुत छोटे लिखे हो तुम उसको पास ले आते हो, पास ला करके पढ़ते हो। तो पास लाने से होता क्या है, पास लाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ उसका एंगल बढ़ जाता है, और एंगल बढ़ने से फिर तुम्हें वो चीज बड़ी जो है वो तुम्हारे फील होती है, बड़ी तुम्हें नजर आती है, ठीक है, ज्यादा क्लियरली नजर आती है। लेकिन इसका भी एक लिमिट है, तुम कितना पास तक लेकर के आ सकते हो, तो वो है 25 सेंटीमीटर। अगर तुम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लेकर के आओगे तो फिर वो चीज तुम्हें ब्लर नजर आएगी, ठीक से नजर नहीं आएगी, तुम्हारी आंखें दुखने लग जाएंगी ना। अगर ये पेन यहाँ पर है अभी, अगर मैं पास लाऊंगा तो मुझे बड़ा नजर आएगा, ठीक है, लेकिन मैं 25 के बाद अगर लाऊंगा तो फिर वो फोकस नहीं हो पाता, हमारा सर भी दुखने लग जाता है और हमें ब्लर भी नजर आती है, वो ठीक से नजर नहीं आती है ना। तो जो मैक्सिमम एंगल तुम ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एच हाइट की ऑब्जेक्ट के लिए, उसको मैं θ0 का नाम दूंगा, और वो हमारा होता है जब हमारा डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर हो। तो एक सेकेंड, ये इस एच की जगह यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी जो है वो डी डिस्टेंस पर आ जाएगी। डी का मतलब होता है, नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो मैं लिखूं कि ना लिखूं, चल जाएगा काम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये नाम ये साफ साफ ही तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि क्या है ये, है ना। तो अब ये तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एच हाइट की ऑब्जेक्ट है जो मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर सकती है, वो ये, इसको हम θ0 का नाम देंगे, θ0। तो एंगल बड़े छोटे होते हैं ये, तो tan θ0 को हम θ0 ही लिखते हैं यहाँ पर। तो tan θ0 हमारा, उसको हम θ0 ही लिखेंगे, और उसकी वैल्यू आ गई h/d, ठीक है। ये तुम्हारी tan θ0 की वैल्यू आ गई। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें बड़ी नजर आएगी छोटी नजर आएगी, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो उसका साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, और एक वो कितनी दूर है। तो चांद ऑल्दो बहुत बड़ा है लेकिन वो बहुत दूर भी है, ठीक है। गाड़ी छोटी है, चांद के मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन वो बहुत पास भी है। तो ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जो हमारी आंख पे एंगल बना रही है वो बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू जो चांद हमारी आंख पे एंगल बना रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे चांद जो है वो छोटा नजर आएगा और गाड़ी बड़ी नजर आएगी। बल्कि चांद हमारा इस पेन से भी छोटा नजर आता है, अगर हम पेन को पास लाकर देखें इतना बड़ा नजर आ रहा है, चांद तो मे भी इससे भी छोटा हमें नजर आता है, यानी कि एंगल वो इसे भी छोटा बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो पूरा पूरा ध्यान रहेगा वो रहेगा एंगल को बढ़ाने पे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन टर्म ज्यादा यूज नहीं करते, मैग्नीफाइंग पावर टर्म जो है हम यहाँ पर ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट है। एक हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा, और एक हो गया टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी। तो एक करके करते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन तो तुम सिंपली लेंस के थ्रू भी कर लेते हो, हालांकि कुछ बातें उसमें भी जानने लायक है, वो तुम्हें बताऊंगा कि करके मैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना जो पहला इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ, एंड दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं होता है, एक लेंस होता है, बस कन्वेक्स लेंस होता है, और इसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तुमने ये यूज भी किया होगा, हाँ। तो ये तुम ने ना बचपन में तुम एक लेंस ला करके वो तुम करते ही हो, बाल वाल जलाते हो या है ना पेपर वगैरह जलाते हो अपने दोस्त के, अपनी बहन के, ऐसे करते हो तुमने बचपन में, मैं भी किया हो है ना, अपनी बहन के यहाँ पे वो हाथ पे लगा करके वो लेंस रख दिया, फोकस करते हैं वो सही सही ना। तो वो सिंपल, उससे अगर तुम देखोगे तुम्हें चीजें बड़ी नजर आएंगी, ठीक है। तो वो एक तरह से सिंपल तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं होता। अब देखना कैसे ये मैग्नीफाई करेगा। एक कन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर, उत्तल तुम्हारा एक लेंस होता है, और इसी को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब कैसे करता है ये, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, उसको तुम्हें समझना है। अगर तुमने उसको समझ लिया तो तुम्हारे तीनों ही सॉर्ट ऑफ ये क्लियर हो जाएंगे। हमेशा जो तुम्हें ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है वो वर्चुअल बनाना है, ठीक है। अल्टीमेटली जो इमेज है वो तीनों में ही वर्चुअल बनेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट कोई भी, लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे फोकस के अंदर रखना है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है सब बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स से फोकस इसका ये है। तो ये वाली जो रे है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर से होकर गुजरेगी, ये वाली रे। ये वाली रे मोस्ट इंपॉर्टेंट रे है, और इसी से हम सारी सारी चीजें जो हैं वो आगे निकालेंगे। तुम्हें समझ में आएगा आगे चले क्यों इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी रे मैंने भेज दी ऐसे, ऐसे भेज देता हूँ, और वो फोकस से गुजरेगी, तो फोकस कहीं यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं उसको गुजारूँ तो कैसी नजर आएगी हमें, ठीक है, इस तरह से नजर आएगी। इन दोनों को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें फिर इमेज मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये हमारा इमेज हो गया। अगर ये हमारा एच था तो ये हमारा एच डैश हो गया, ठीक है। अब ये एंगल जो है ये सबटेंड करेगी। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको मैं थीटा बोलूंगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एच हाइट जो एंगल बना रही है वही तो एच डैश भी बना रही है, ठीक है। तो तुम्हारे मन में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सर आपने बोला था कि मैग्निफिकेशन के लिए तो हम एंगल को बड़ा करते हैं, बट यहाँ पे तो एच भी वही एंगल बना रही है और एच डैश भी वही एंगल बना रही है, तो फिर टेक्निकली एंगल तो बड़ा हुआ ही नहीं, है ना। ये देखो हम हमेशा जो है ये दोनों जो है अल्टीमेटली सेम ही एंगल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। तो टेक्निकली हमने मैग्नीफाई कैसे किया एंगल को, तो समझने की कोशिश करना हमने कैसे इसको मैग्नीफाई किया। अगर सपोज करो मैं लेंस यूज ना करूं तो मैं ऑब्जेक्ट को कितना पास लेकर के आ सकता हूं। ये बड़ी ही क्रिटिकल बातें हैं यहाँ पे जो भी बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आऊंगा तो मैक्सिमम में लेके आता हूं डी के पास, तो पहले यहाँ पे होगा तो कुछ एंगल बनेगा, फिर मैं इसको आगे ले आऊंगा, लेट्स से मैं डी पे ले आया। अब अगर मैं डी पे ले आया तो ये मैक्सिमम एंगल में हासिल कर सकता हूं थीटा नोट, ठीक है। थीटा नोट हमारा क्या है, जब हमने कोई भी हेल्प नहीं लिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो मैक्सिमम एंगल जो हम आंख के ऊपर बना सकते हैं उसको हम थीटा नोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थीटा नोट जो है ये मैक्सिमम मेरा कितना होगा, h/d होगा। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, यहां रख दिया। इससे क्या हुआ, एंगल तो बड़ा हो गया, लेकिन दिक्कत क्या आ गई, ये डी के अंदर आ गया, अब मुझे दिखेगा नहीं। तो एंगल तो मैं एंगल तो पास ला करके चीज को बड़ा कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डी से अंदर नहीं लेके आ सकता मैं, क्योंकि वो मुझे नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक कन्वेक्स लेंस लगा दूं, जैसे मैंने यहां पे लगाया, तो यही एंगल जो है उसका जो इमेज है वो पीछे बनेगा। तो ये जो ब्लैक वाला जो है इसी एंगल का इमेज यहां बन जाएगा, जो कि डी से क्या होगा, बाहर होगा। तो डी से बाहर होगा तो वो तुम्हें नजर भी आएगा। तो एंगल टेक्निकली तुमने वही है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा था, एंगल अभी भी इमेज भी वही बना रहा है, लेकिन पहले तुम ये वाला एंगल हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये तुम तब हासिल कर पा रहे हो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी डी के अंदर आ गई है। अगर ऑब्जेक्ट को तुम डी के अंदर ले आओगे और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखोगे तो एंगल तो बड़ा हो गया, लेकिन वो तुम्हें डी के अंदर तुम्हें ब्लर नजर आएगी।
अब इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, उसी का इमेज डी के पीछे बना दिया, तो एंगल तुम्हारा पास लाने से बड़ा हो गया, और ऑब्जेक्ट ने क्या किया, टेक्निकली इमेज डी के बाहर बना दिया। तो हमें दिखेगा तो यही, हम क्या कहेंगे कि अब हमें क्लियर भी नजर आएगी क्योंकि डी के पीछे बनी हुई है और एंगल भी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं, अगर हमें इसी वाली हाइट पर, इसी वाले डिस्टेंस पर, लेट्स से डिस्टेंस तुम्हारा v है, अगर मुझे इसी डिस्टेंस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता तो एंगल छोटा बनता, अगर मैं इसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखता तो एंगल क्या बनता, छोटा बनता। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले गया और इसका इमेज यहां बन रहा है, तो इमेज टेक्निकली बड़ा है, तो हम इस तरह से कहते हैं एंगल मैग्नीफाई हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है वही इमेज भी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो आमतौर पर हम बोल देते हैं कि एंगल मैग्नीफाई हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें तो एंगल सेम ही है, लेकिन एंगल मैग्नीफाई कैसे हुआ, क्योंकि तुम इसको यहां पर रख ही नहीं पाते, अगर ये आगे कन्वेक्स लेंस ना लगा होता। एंगल तुम्हारा पास लाने से बढ़ गया, और ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको इमेज को पीछे भेज देगा, तो पीछे भेजने से तुम उसको देख भी पाओगे। तो एंगल बड़ा हो गया पास लाने से, और देख पा रहे हो कि उसका इमेज जो है पीछे की तरफ बन रहा है। खैर, तो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कैसे, और ये हो गया है। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे आवर्धक क्षमता, ठीक है, मैग्नीफाइंग, और ये अलग है मैग्निफिकेशन से, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब ये भी तुम्हें दिखाऊंगा कैसे अलग है ये। तो ये होता है थीटा अपॉन में थीटा नोट, जहां पे थीटा होता है जब तुमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया तब कितना एंगल तुम्हारी आंख पे बन रहा है, और थीटा नोट होता है जब तुमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं किया। तो इसको अगर लिखना है तो इसको बोलते हैं विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, और इसको बोलेंगे विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, या इसको अनएडेड बोलते हैं। मैक्सिमम विजुअल, बल्कि मैक्सिमम लिखना चाहिए, मैक्सिमम विजुअल एंगल, जो मैक्सिमम तुम हासिल कर सकते हो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। एड क्या होता है, एड होता है मदद, फर्स्ट एड सुना है ना। अनएडेड आई मतलब उसकी कोई भी आंख की मदद नहीं की जा रही, यानी कोई भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तुमने कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है वो मैग्नीफाइंग पावर होता है, आवर्धक क्षमता होता है। तो अब मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप का निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, तो वो कितना होगा देखो जरा। तो कैसे निकालेंगे देखो जरा। तो यहाँ पे हम एमपी लिखेंगे, थीटा अपॉन में थीटा नोट। थीटा नोट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। थीटा नोट की वैल्यू कितनी होती है भाई, थीटा नोट की वैल्यू होती है h/d, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है। साइन हम एनालिटिकली निकालेंगे, तो थीटा नोट होता है h/d। अच्छा, थीटा क्या होता है, अब थीटा मैं 2 से निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं, h' और v से, है ना। अगर तुम देखोगे तो मैं h' और v से भी निकाल सकता हूं, और चाहूं तो मैं h और u से भी निकाल सकता हूं। तो यहां पर हमेशा देखो, एंगल तो हम टेक्निकली ये निकाल रहे हैं, लेकिन हमेशा हम एंगल इससे निकाला करेंगे। एंगल दोनों सेम ही बना रहे हैं, तो मेरी मर्जी चाहे इससे निकालूं चाहे इससे निकालूं, तो हमेशा हम इसी से निकाला करेंगे, क्योंकि इसमें क्या आता है, कुछ कॉमन फैक्टर आएंगे, जैसे h और h कॉमन आ गए तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फॉर्मूला तुम्हारा सिंपलर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखूंगा, थीटा का वैल्यू में लिखूंगा h/u रेदर देन h'/v। हालांकि वो भी बात करेक्ट है, लेकिन अब हमें h' तो गिवन नहीं होगा, हमें तो ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन होगा। हमें ये गिवन होगा ऑब्जेक्ट तुमने कितने डिस्टेंस पे रखा है, ये थोड़ी गिवन होगा कि इमेज कहां बन रहा है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। तब हम लिखेंगे h/u, और थीटा नोट क्या हो गया, h/d। तो h से h कट जाएगा, तो यहां पे हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो निकल करके आ गया d/u। ये तुम्हारा जनरल मैग्नीफाइंग पावर आ गया, ठीक है, d/u। और ये मैग्नीफाइंग पावर तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव मतलब क्योंकि तुम्हारा इमेज जो है वो इरेक्ट ही बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम मैग्नीफाइंग पावर को पॉजिटिव ही यहाँ पे लिखेंगे, तो d/u तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर होगा। ये जनरल है। अब इसके हम 2 स्पेशल केस बनाएंगे। एक बनाएंगे जब इमेज तुम्हारा इंफिनिटी पे बनेगा, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई और एक को बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई। मतलब सबसे ज्यादा इसमें जो है तुम्हें आंखें रिलैक्स रहेंगी जब इमेज इन्फिनिटी बनता है ना। जब तुम सूरज चांद को देखते हो तो तुम्हें आंखों को जोर नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर मैं 25 सेंटीमीटर इस पेन को रख करके देखूंगा तो मेरी आंखें जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेन में होंगी। तो हमें 3 केस लेने होंगे, एक जनरल, और एक हमें लेना होगा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और एक हमें लेना होगा जब फाइनल इमेज तुम्हारा डी पे बनेगा, ठीक है। उससे तुम पास नहीं लेके आ सकते। अब तुम देखना जरा, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसको तुम और पास लाओगे तो एंगल और बढ़ जाएगा ना। तो मैक्सिमम कितना पास लेके आ सकते हो इसको कि इमेज डी पे बनने लग जाए।
अगर इमेज तुम्हारा डी पे बन गया तो और अगर पास लेके आओगे तो इमेज भी डी के अंदर आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम तुम जो इसका जो है वो एंगल बढ़ा सकते हो वो तब है जब इमेज तुम्हारा डी पे आ जाए। ठीक है, बिना बिना अगर तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है तो ऑब्जेक्ट को डी पे रख लो, और अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया है तो ऑब्जेक्ट को इतना पास ले आओ कि उसका इमेज डी पे आ जाए। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज बहुत दूर होगा डी से, तो ऑब्जेक्ट को पास लाओगे, एंगल बढ़ रहा है, इमेज ही पास आ रहा है, इमेज ही पास आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना हो गया कि इमेज डी पे आ गया, अब उससे ज्यादा तुम अगर करोगे तो इमेज डी के अंदर आ जाएगा, फिर देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी मैक्सिमम एबिलिटी हो जाएगी उसको ऑब्जर्व करने की। ठीक है, बारिश आने लग गई यहाँ पे। खैर एनीवेज, तो ये जनरल हो गया हमारा। अगर इमेज हमारा इन्फिनिटी बनेगा, यहीं पे कर दूं कि आगे करूं? कहाँ करें, चलो ठीक है, मैं आगे ही कर देता हूं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है हमारा इसका आ गया है डी बाई यू, ये आ गया जनरल। ठीक है, और अगर इमेज एट इंफिनिटी है, इमेज एट इंफिनिटी बोलो। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं इमेज एट इंफिनिटी को? कि रिलैक्स्ड आई है, या फार पॉइंट भी बोल देते हैं, दूर बिंदु। ठीक है, एक निकट बिंदु होता है, एक दूर बिंदु तुम बोल सकते हो, रिलैक्स आई बोल सकते हैं, या इसको फार पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें एक ही हैं। तो इसमें क्या होगा, u का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इमेज इंफिनिटी बनेगा तो u का वैल्यू हो जाएगा इसका फोकल लेंथ, तो d बाई एफ। ठीक है, और अगर इमेज जो है वो एट d बनेगा, d को तुम जानते हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि स्पष्ट दूरी की जो भी है न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या तुम इसको नियर पॉइंट भी बोल सकते हो, है ना, या मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई। तो सारी बातें ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई, आंखों में सबसे ज्यादा तुम्हारे यहाँ पे सॉर्ट ऑफ दर्द हो रहा होगा, नियर पॉइंट भी इसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं, अगर मेरा इमेज जो है तो मेरे को -1 बाई यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब मेरा इमेज कितने पे बनेगा? डी पे बनेगा। अगर इमेज डी पे बनेगा तो इमेज तो इधर ही बनेगा ना, तो डी को क्या लिखेंगे? माइनस का डी लिखेंगे। ठीक है, तो साइन ध्यान रखने, तो इसको माइनस का डी लिख दिया, इज इक्वल टू 1 बाई एफ, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 1 बाई यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बाई यू? इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्या बनेगा? माइनस का 1 बाई यू प्लस में इमेज माइनस का 1 बाई डी, तो इसको इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा डी एफ अपॉन में डी प्लस एफ। ठीक है, यू का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि पीछे ही बनेगा, तो यू का वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो यू का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? तो ये किसके लिए हम काम कर रहे हैं? ये सारा काम इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये यू का वैल्यू आ गया यहाँ से डी एफ अपॉन में डी प्लस एफ। ठीक है, साइन मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया कि पॉजिटिव आएगा, तो मैं साइन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन रख दिया यहाँ पे डी एफ अपॉन में कितना कर दिया? सॉरी, डी नीचे था ना, एक सेकेंड, डी तो ऊपर था, यू नीचे था, तो डी, और ये कितना आ गया? डी एफ अपॉन में डी प्लस एफ। तो यहाँ से डी से डी कट जाएगा, और यहाँ से अगर तुम देखो तो इसको तुम लिख सकते हो एम पी को 1 प्लस डी बाई एफ, यानी कि एक अधिक है बेसिकली। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। जनरल है डी बाई यू। अगर फोकस पे, ये तो याद कैसे करोगे? जनरल डी बाई यू हो गया, अगर फोकस पे करोगे तो डी बाई एफ हो जाएगा, और ये तुम्हारा रिलैक्स, और हमेशा तुम्हारा जो मैक्सिमम स्ट्रेंड है वो एक ज्यादा होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो कि जनरल डी बाई यू है और यू का वैल्यू एफ होगा अगर इमेज इंफिनिटी बनेगा, और मैक्सिमम स्ट्रेंड में जो मैग्निफिकेशन है वो एक ज्यादा होता है। ठीक है, अब सवाल यहां पर आता है कि मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर क्या सेम ही होता है क्या? अब टेक्निकली ये दोनों बातें अलग अलग, पहले मैं इसको एनालिटिकली समझा देता हूं, फिर इसको मैं मैथमेटिकली भी तुम्हें समझा दूंगा कि ये सेम इनकी वैल्यू कब निकल करके आती है। ठीक है, टेक्निकली तुम देख पा रहे हो यहां पर कि मैग्नीफाइंग पावर है कि एंगल कितना बढ़ गया है तुम्हारा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो मैग्निफिकेशन होता है कि जो लीनियर साइज है टेक्निकली, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्निफिकेशन की, चौथे में बात कर लें, तो अगर मैग्निफिकेशन की हम बात करें तो मैग्निफिकेशन यानी कि लीनियर साइज जो है वो इमेज का कितना है, क्या बोलते हैं इसको? प्रवर्धन क्या बोलते हैं? आवर्धन, है ना, जो भी है। तो लीनियर साइज ऑफ इमेज अपॉन में लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है ना, तो ये तो फॉर्मूले में डिफरेंस आ गया। मैग्नीफाइंग पावर की एंगल कितना तुम सबटेंड कर पा रहे हो, है ना, इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपॉन में बिना इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम एंगल कितना सबटेंड कर पा रहे थे। ठीक है, और इसका हो गया कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल अगर भाषा में बोले तो। ठीक है, अब एनालिटिकली अगर तुम देखोगे, सपोज करो तुम्हारा इमेज दे, देखो सपोज करो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर है,
अब तुम्हारा इमेज तो हमेशा जो है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इमेज तुम्हारा थीटा ही एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक रे तो तुम्हारी यही बनने वाली है ना, एक रे तुम्हारी तुमने आगे टपा दी, एक रे यही बनने वाली है। अब चाहे वो यहां पर आए, चाहे वो यहां पर आए, चाहे वो यहां पर आए, देख रहे हो एंगल सेम है, एंगल तो नहीं बदल रहा है। यही वाला एंगल यहां पर है, यही वाला एंगल आ गया, यही वाला एंगल आ गया, यही वाला एंगल आ गया, एंगल तो नहीं बदल रहा है यहां पर ना। तो एंगल नहीं बदल रहा है यहां पर, तो बदल क्या रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी वही है, इसको मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया। हाइट ऑफ इमेज हर केस में अलग अलग है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि टेक्निकली अगर तुम देखोगे, अगर तुम इसको, जाहिर सी बात है, इसको तुम जो है वो दूर लेकर के जाओगे तो ही ये पीछे की तरफ बनेगा, सॉरी, इसको अगर तुम दूर लेके जाओगे तो ही इमेज पीछे की तरफ बनेंगे, ठीक है। अगर तुम इसको फोकस पे लेके जाओगे तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा, है ना। अगर पास लाओगे तो ये पास आते रहेंगे, दूर लेके जाओगे दूर लेके आएंगे। तो अगर तुम्हारा पहले केस में यहां पर था ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, तो तुम्हारा यहां पर ऐसा बन रहा है, फिर तुम इधर लेके जाओगे तो हल्का सा एंगल चेंज होगा, ठीक है, और इमेज तुम्हारा पीछे बन जाएगा। अगर इन सारों में अगर बात करूं तो लेट्स से कि अगर सेम हाइट के लिए मेरा, है ना, मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने ऑब्जेक्ट यहां पे रखी है तो इमेज यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर नहीं, वो तो इमेज एक जगह ही बनेगा, यहां पर बनेगा। लेकिन अगर तुम हल्का सा उसको पीछे ले जाओगे तो तुम्हारा इमेज यहां बन जाएगा, उससे एंगल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और हल्का सा पीछे लेके जाओगे तो तुम्हारा यहां बन जाएगा, एंगल हल्का हल्का चेंज होगा, हल्का हल्का। लेकिन तुम देख रहे हो कि लीनियर मैग्निफिकेशन में यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है। अगर ये इमेज इन्फिनिटी में बन जाएगा तो तुम्हारा जो इमेज का हाइट है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। जब इमेज तुम्हारा इन्फिनिटी बनेगा तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इसको तुम कितना मर्जी पीछे ले जाओ, अगर ऑब्जेक्ट तुमने यहां पे रखा हुआ है तो इट डजंट मैटर कि तुम्हारा इमेज यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, यहाँ पे, भाई इसको मैं इमेज को कैसे चेंज करता हूँ? इसके फोकल लेंथ को चेंज करके मैं चेंज कर सकता हूँ ना। सपोज करो तुमने ऐसे काम कर रखा है, इसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो तुमने जो है इमेज को रख दिया 10 सेंटीमीटर पे। लेट्स से तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट तुमने 10 सेंटीमीटर पे रख दिया है तो फोकस के अंदर है ना, तो तुम्हारा इमेज बन जाएगा यहाँ पर। अब मैंने लेंस को चेंज कर दिया, 15 की बजाय लेट्स से मैंने कर दिया 12, तो ये टेक्निकली फोकस के पास आ गया थोड़ा और, तो तुम्हारा ये और पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन सेम है यहाँ पर, तुम टेक्निकली देखोगे तो, क्योंकि मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डी बाई यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डी भी तुम्हारा सेम है, यू भी तुम्हारा सेम ही है, ठीक है। हो तो लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, तुम्हारा इमेज जो है, हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन तुम्हारा चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको फोकल लेंथ कर दिया 10 सेंटीमीटर, तो इमेज अब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इन्फिनिटी बनेगा तो इमेज का हाइट कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। और एच तो फिक्स ही है, लेकिन एंगल अभी भी ये वही का वही बना रहा होगा, इससे कोई ज्यादा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम करोगे तो यानी अब तुम्हें हल्का हल्का समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है लीनियर, जो तुम्हारा हाइट है वो कितना है और उन दोनों का रेशियो कितना, और जो मैग्नीफाइंग पावर है वो होता है एंगल कितना बना रहा है। क्या ये दोनों सेम भी हो सकते हैं? तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो चेक किया हुआ है, तो बस तुम्हें इसको दिमाग में रख लेना है, आमतौर पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो फिर मैं सोचा एक बार डिस्कस कर ही दूं। तो एमपी आ गया मेरा डी बाई यू। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं सपोज करो, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा तुम्हारा? मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम निकालेंगे तो वी बाई यू होगा मैग्निफिकेशन, वी बाई यू, है ना। तो मैं एक सिंपल केस ले लेता हूँ कोई भी, लेट्स से मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरे कबाड़ को। तो मैं एक सिंपल केस लेके तुम्हें बताता हूँ कि कब मैग्निफिकेशन सेम होता है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना आए इसके रिगार्डिंग। हालांकि सिंपल माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आते नहीं है, आमतौर पे क्वेश्चन कंपाउंड से, टेलीस्कोप से आएंगे, लेकिन कंसेप्ट तो पूरा ही क्लियर होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, नहीं तो नहीं होता। और आमतौर पे ऑप्टिकल क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल एक केस लूँ, ये मेरा लेंस है, ठीक है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, फोकस के अंदर था, तो ये रे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना, मैं ये बनाऊंगा। तो ये तुम्हारा HO था, ठीक है, और इमेज कहीं पीछे बन गया भाई, क्या बन गया, ठीक है, ये HI हो गया। जाहिर सी बात है ये U है, ये V है। तो अब अगर मेरा मैग्निफिकेशन देखोगे तो वो होगा HI बाई HO बोल सकते हैं, HI बाई HO, ठीक है। ये तुम्हारा यहां पर जो है वो मैग्निफिकेशन होगा, HI बाई HO। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं चाहूं तो V बाई यू भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? HI बाई HO को V बाई यू भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि मैग्नीफाइंग पावर और ये M कब बराबर होंगे, तो मैं देख सकता हूं मैग्नीफाइंग पावर होता है D बाई यू जनरल, और ये होता है V बाई यू, तो U से U कट जाएंगे। तो जब तुम्हारा इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, तब मैग्निफिकेशन का वैल्यू और मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू बराबर आता है। तो इसमें क्या है, कई बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं,
क्योंकि किसी किसी जगह मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम आ जाती है, तो उनको लगता है कि सर ये चीज तो एक ही है, इनकी वैल्यू सेम आ रही है। वो तभी सेम आएंगी जब उनकी वैल्यू, जब तुम जो इमेज है वो डी पर बनाओगे। अगर तुमने इमेज डी के अलावा कहीं और बनाया तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। अगर इमेज तुमने इन्फिनिटी में बनाया तो मैग्निफिकेशन तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली बात जो है वो ख्याल में तुम्हें रखनी है कि v अगर d के बराबर, हालांकि वो याद नहीं रखना इसको, लेकिन बस ये सारा मैंने इसलिए समझाया तुम्हें ताकि तुम्हें ये थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि मैग्निफिकेशन एक अलग चीज है और मैग्नीफाइंग पावर एक अलग चीज है टेक्निकली। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कब सेम हो सकती है? तो अगर मैं पूरा पूरा समराइज करूं तो मैग्निफिकेशन है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज कितना भी बढ़ सकता है, जितना वो दूर जाएगा उतना ही आमतौर पर बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, जितना पास रहेगा उतना ही मैग्निफिकेशन कम रहेगा। ठीक है, और ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है कि एंगल जो इंस्ट्रूमेंट के साथ बन रहा है अपॉन में मैक्सिमम एंगल बिना इंस्ट्रूमेंट के। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है? हो सकती है। जब इमेज हमारा कहां बनता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बनता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई का होता है, जहां तक नॉर्मल ह्यूमन आई ठीक से देख पाती है। ठीक है, तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो सेम बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक सवाल लेता हूं, उसको सवाल को तुम करने की कोशिश करना। इसके बाद तुम्हें सारी वो क्वेश्चन से भी तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। वो ठीक है, इसके बाद तुम्हें सारी चीजें जो है वो ठीक से समझ में आ जाएंगी। तो मैं उस क्वेश्चन को लेता हूं बच्चों, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। एक ज्वेलर है, ज्वेलर जानते हो ना, जोहरी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिखूंगा लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। अ ज्वेलर विशेस टू इंस्पेक्ट, एक ज्वारी कह रहा हूं, जोहरी जो है वो एक डायमंड को जो है वो इंस्पेक्ट करना चाहता है, जिसका डायमीटर कितना है? जो डायमंड का है 3 मिलीमीटर विद अ मैग्नीफायर। इसको मैग्नीफायर भी बोल देते हैं, आवर्धक। ठीक है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफायर भी बोल देते हैं। बेसिकली तुम मैग्नीफाई कर रहे हो, आवर्धक। ठीक है, एक आवर्धक के साथ एक जो जोहरी है वो 3 मिलीमीटर डायमंड को जो है देखना चाह रहा है कि ये असली है कि नकली है, क्या है। जाहिर सी बात है वो देखा हो तुमने, फिल्मों में ऐसे करके देखते हैं ना, फिर वो जजमेंट देते हैं अपना कोई भी। तो क्वेश्चन ये है कि एक ज्वेलर है विशेस टू इंस्पेक्ट अ 3 मिलीमीटर डायमीटर डायमंड विद अ मैग्नीफायर। तो एक मैग्नीफायर लेकर के वो 3 मिलीमीटर डायमीटर के डायमंड को जो है वो इंस्पेक्ट कर रहा है। द डायमंड इज हेल्ड एट द ज्वेलर्स नियर पॉइंट एंड ज्वेलर होल्ड्स द मैग्नीफाइंग लेंस क्लोज टू हिज आई। ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफायर टू सी अ 15 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द डायमंड। ठीक है, तो उसको जो इमेज है वो 15 मिलीमीटर का चाहिए, और डायमंड असल में जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर ही है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन टेक्निकली देखा जाए तो 5 बोल रखा उसने यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो जरा, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। एक बार ट्राई करो इसको, मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। अगर ये करोगे तो ठीक है, 125/4 आंसर आएगा अगर ये स्टेटमेंट करके करोगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं, द फाइनल इमेज ऑफ डायमंड इज एट ज्वेलर्स नियर पॉइंट। ठीक है, ये कर लो, अब करो इस क्वेश्चन को ना। द फाइनल इमेज ऑफ डायमंड इज एट ज्वेलर्स नियर पॉइंट, और फिर आंख जो है बहुत पास है, वो तो हम अंडरस्टूड, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात मुझे लिखनी होती है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन को रीड कर दूं। एक ज्वेलर है जो 3 मिलीमीटर के जो डायमीटर है डायमंड का, है ना, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, और जो डायमंड का जो फाइनल इमेज है, फाइनल तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, इमेज ही बोल दें तो काफी, क्योंकि यहाँ पे एक ही इमेज बनता है। ठीक है, वो तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में दो इमेज बनते हैं। तो जो इमेज ऑफ डायमंड है वो ज्वेलर के नियर पॉइंट पर है। ठीक है, और आंख के बहुत पास है लेंस, तो ये तो अजम्पशन है, ये तो हम लेकर के चलेंगे हमेशा। तो पूछा है कि मैग्नीफायर का जो है फोकल लेंथ कितना होना चाहिए कि 15 मिलीमीटर का तुम्हें इमेज नजर आए। ठीक है, अब 15 मिलीमीटर तुम्हें कोई मैग्नीफाइंग पावर नहीं दे रखी, ये मैग्निफिकेशन दे रखा है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि लीनियर साइज दे रखा है ना, अगर एंगल के बारे में थोड़ी बोला उसने कि एंगल इतना चाहिए, तो टेक्निकली तुम्हें मैग्निफिकेशन दे रखा है यहाँ पर, कितना? 5 दे रखा है। तो तुम्हें ऐसे जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना, उसको तुम सिंपल किससे करोगे? सिंपल तुम उससे कर सकते हो, जो भी तुम्हारे कन्वेक्स लेंस के जो भी फंडे उनके हेल्प से कर सकते हो तुम ना। जैसे मैं अगर इसको करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? मैं बोलूंगा कि मुझे मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे रखा है 5, तो मैग्निफिकेशन मुझे दे रखा है कितना? 5। और तुम जानते हो मैग्निफिकेशन कितनी होती है लेंस में? वो होती है f अपॉन में f, माइनस में u कर सकते हो तुम लोग ना,
या हमें इमेज मालूम है तो f माइनस वी अपॉन में f कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, f माइनस वी अपॉन में f। तो मैग्निफिकेशन तुम्हारी 5 है, पॉजिटिव ही है, ये f हो गया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज तुम्हारा कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर उसी साइड बनेगा ना, बनेगा तो वर्चुअल इमेज ही, ठीक है, और तभी इरेक्ट बनेगा। तो माइनस ऑफ माइनस का 25 f, तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 5f इज इक्वल टू f प्लस में 25। तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि मेरा आ जाएगा 4f इज इक्वल टू 25। तो f का वैल्यू आ गया 25/4, यानी f का वैल्यू कितना आ गया, 6.25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, इसी को मैं चाहूं तो दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, अभी फॉर्मूला हमने क्या बनाया, ये तुम जानते हो ना कि m जो है वो m के बराबर होता है ना। अभी हम देखो इसको मैं इससे कर सकता हूं कि m जो है, इससे तो दिख नहीं रहा, किसे कैसे 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 करें, मे बी ग्रीन से, ठीक है मैं थोड़ा सा इससे कर देता हूं। मे बी m जो है वो तुम्हारा वो कैपिटल M के बराबर होता है अगर तुम्हारा इमेज कहां बने, इमेज अगर D पे बन रहा हो। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि कैपिटल M भी कितना होगा, 5 होगा, और वो कितना होता है 1 प्लस D/F होता है। तो यहां पर लिख दिया 5 में से एक गया 4 और D का वैल्यू 25f। तो यहां से भी तुम्हारा f का वैल्यू आ गया 25/4 यानी कि 6.25। ठीक है, हाँ अगर अब तुम्हें इस थ्योरी की कब जरूरत पड़ेगी, तुम कहोगे सर मैं आज के बाद थ्योरी यूज ही नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ा ही नहीं, मैं इसको लेंस की तरह ही करूंगा। तो दिक्कत तुम्हारी तब आ जाएगी, सपोज अगर उसने दे दिया कि मैग्नीफाइंग पावर 4 है, तो तुम्हें कैपिटल M यूज करना पड़ेगा ना, तो इसकी थ्योरी की हल्की हल्की जरूरत पड़ेगी ना। अगर क्वेश्चन इस तरह से है, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में कोई बात नहीं बोली, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है तो फिर तुम्हें ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे तुम किसी से भी कर लो, M दे रखा है 5 तो कैपिटल M भी 5 ही है। अगर यही इमेज मैं इन्फिनिटी भी बना दूंगा, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है डायमीटर 15 मिलीमीटर नहीं देगा वो, क्योंकि इन्फिनिटी बनेगा तो डायमीटर इनफाइनाइट बनेगा। इसको मैं किसी भी और लोकेशन पे बना दूं इमेज को अदर देन नियर पॉइंट, तो फिर मैं यहां पर M तो लिख पाऊंगा 5, लेकिन कैपिटल M को 5 नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिर कुछ अलग बनेगा। तुम चाहो तो इसको निकाल करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं, उसमें हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि अगर फाइनल इमेज तुम्हारा बनता है D पर, तो M स्मॉल m कैपिटल M के बराबर ही होता है। ठीक है, तो तुम जैसे मर्जी काम करो। और तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि यहाँ पर इसने एंगल नहीं दिया, तुम्हें लीनियर मैग्निफिकेशन दिया। क्या दे रखा है वो समझना है तुम्हें, कि डायमीटर 3 मिलीमीटर था, अब 15 मिलीमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि तुम्हें लीनियर मैग्निफिकेशन दे रखा है, एंगुलर नहीं दे रखा। तो ये वाले मैग्निफिकेशन से ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना। सपोज करो तो उसने अगर बोला होता कि इमेज भाई तुम्हारा जो है वो लेट से हम 12 बन रहा है 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है लेट से, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, अगर हम 50 सेंटीमीटर पर कर दे इसी क्वेश्चन को, तो तुम देख पाओगे कि इससे जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, और इससे वाला करेक्ट होगा, क्योंकि जो अगर मैं 50 सेंटीमीटर पे बनाऊंगा, 15 मिलीमीटर का ये मैं बनाऊंगा, तो ये तुम्हारा जो 5 निकल करके आ रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन निकल करके आएगा, वो कैपिटल M के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हें पहचानना है कि तुम्हें क्या दे रखा है, ये वाली गलतियां मत करना तुम। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, तुम्हें दिखा भी देता हूं यहाँ पर, अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दूं और मैं इसको 25 की बजाय 50 पे बनाऊं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें तो सिर्फ यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो क्या चेंज आएगा अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर M इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चों, M का वैल्यू हो जाएगा F अपॉन में F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा वो, क्योंकि इमेज तुम 50 से बना रहे हो। F का वैल्यू कितना है, वो तो 5 ही, M का वैल्यू तो अभी भी 5 ही है, क्योंकि बनाना तो 15 मिलीमीटर डायमीटर का है ना। तो ये हो जाएगा 5F इज इक्वल टू F प्लस में 50। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो F का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, F का वैल्यू जो है वो तुम्हारा आ जाएगा 50/4, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इतने का तुम्हें फोकल लेंथ चाहिएगा। लेकिन अब तुम ये वाला काम नहीं कर सकते M को कैपिटल M करके, है ना। अब तो तुम ये वाला काम वैसे ही नहीं कर पाओगे, D/U। ठीक है, अगर तुम ऐसे निकालने की कोशिश करो, ठीक है, क्या मैं अब निकाल सकता हूँ M वाले की हेल्प से, तो मुझे D/U वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो मुझे जो है यहाँ पर अच्छा यहाँ पे तो F वैसे ही नहीं निकलेगा, हाँ निकाल सकता हूँ, देखो कैसे निकालेंगे। अगर तुमने ये लगाया तुम गड़बड़ करके, कौन सा अगर तुमने लगाया कि M का वैल्यू मैंने ले लिया है 5, D का वैल्यू है 25, तो मेरा यहाँ से U का वैल्यू आ जाएगा, और U के वैल्यू से फिर मैं F निकालने की कोशिश, मैं एक्सप्लेन करूँ कि रहने दूं, क्योंकि मैं निकालूंगा कैसे, मैं यहाँ पर जो है वो
पहले अच्छा निकालना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ से, है ना, यहाँ से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें एफ भी नहीं मालूम, हमें सिर्फ वी मालूम है। तो वी मालूम है तो हम यहाँ से एफ जो है वो मे बी एम निकाल सकते हैं ना, एम तो हमने निकाला ही हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा फिर हमें और यू और एफ दो अननोन हो जाएंगे, तो दो इक्वेशन बन के करने पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से ही बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आसानी से आंसर नहीं आएगा। यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने देखो निकालने की कोशिश करूँ, अगर मैंने एम का वैल्यू रख दिया यहाँ पे 5, डी का वैल्यू 25 हो गया, तो मैं सोचूं कि यू मेरा 5 निकल करके आ गया, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊं माइनस का 1/u, यू कितना आ गया मेरा भाई 5, और इमेज मेरा कितने बन रहा है 50 पे, और यहाँ से मैं f निकाल लूंगा, तो ये मेरी भूल होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है नहीं निकलना चाहिए। तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, ये हमारा प्लस हो गया 50, एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया हमारा 10, और ये हमारा यहाँ पर हो गया माइनस में 1, तो f का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 50/9 आ रहा है, जबकि आंसर किया 50/4। तो हमने क्या किया, इस m का वैल्यू सीधा रिप्लेस कर दिया, हमने सोचा कि ये m हमेशा इसके बराबर होता है, नहीं, ठीक है। ये इस वाली दुविधा को समझना, तुम बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा ये अगर इसने, तो होपफुली तुम्हें पूरी बात जो है वो समझ में आ रही है। मैं क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर उसने दिया है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है, तो इसमें तुम्हें कैपिटल एम में जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा लेंथ बनाकर क्वेश्चन सोल्व करो। अगर तुम कैपिटल एम में गए और तुमने सोचा कि m इज इक्वल टू डी बाई यू और मैग्निफिकेशन 5 है, d 25 होता है, मैंने यहाँ पे u निकाल लिया, u का वैल्यू कितना आ गया 5, u का वैल्यू 5 आ गया, तो 1 माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f लगा देता हूँ, u का वैल्यू आ गया 5, इमेज 50 से बन रहा है 1/f, तो मेरा f का वैल्यू 50/9 निकल करके आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर हमेशा मैं इसी से लगाऊंगा, नहीं, अगर तुम्हें कैपिटल एम दे दिया तो फिर तुम क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे। कैपिटल एम स्मॉल एम के बराबर नहीं होता, स्मॉल एम कैपिटल एम के बराबर नहीं होता, कब होता है, जब इमेज तुम्हारा d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर बने। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं और अब हम चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर। इतना मैंने बता दिया है कि भाई अगर स्मॉल एम दे रखा हो तो इसको सिर्फ लेंस बना करके क्वेश्चन सोल्व करना, और अगर तुम्हें दे रखा हो कैपिटल एम, है ना, अगर तुम्हें कैपिटल एम दे रखा हो तो तुम इसको जो ये हमने थ्योरी की है इससे तुम सोल्व करने की कोशिश करना, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। m इज इक्वल टू m हमेशा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बात बहुत ज्यादा क्लियर है ये। और अब हम आगे चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त, क्या सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त या यौगिक भी बोल देते हैं इसको। अब इसमें भी तुम्हें डायग्राम ठीक से बनाना सीखना है, डायग्राम बनाओगे तो सारे डेरिवेशन अपने आप ही निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसे बनाना है। ये लेंस इसमें कम फोकल लेंथ का होता है, आगे वाला ज्यादा फोकल लेंथ का होता है, और पहले वाले से जो इमेज बनता है, एक सेकेंड थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से बना ले। पहले वाले से जो इमेज बनता है वो हमारा बनता है लेंस बड़ा ही घटिया बना है, खैर पहले वाले से हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनता है, बन गया जैसे बन गया, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस के बाहर रखते हैं, तो अगर मेरा ये फोकस है तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं, दिख नहीं रहा थोड़ा, ये मेरा फोकस है, तो यहाँ पर भी मेरा ये फोकस होगा। एक रे मेरी जाएगी ऐसे, तो मैंने भेज दी एक रे ऐसे भाई लेंस के बीचों बीच, ये तो तुम्हारी अनडेविएटेड जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे भेज दिया हमने। दूसरी रे तुम्हारी यहाँ से गई है, ठीक है, ऐसे, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस से पास करेगी, तो कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉर्ट ऑफ इमेज बनेगा। अब यहां पर अगर तुमने डायग्राम ठीक से बना लिया तो तुम्हारे फिर डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि तुम्हें तो डिराइव नहीं करना, तुम्हें तो अल्टीमेटली रिजल्ट ही निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें डेरिवेशन देखना है, तुमको सर डेरिवेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी, ठीक है, फिर भी अब बनाना तो पड़ेगा अपने को। तो ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो इमेज है वो यहां बन रहा है, ठीक है, ये इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर ये HO था तो ये HI है, और तुम यहां पर एक और लेंस रखोगे ऐसे करके जिसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, ठीक है। यहां पर ये रे तुम्हारी दोबारा से मुड़ेंगी और इमेज बनाएंगी, लेकिन ये तुम्हारा क्या होता है, इसके फोकस के अंदर आता है,
ये इसका आई पीस यहाँ पर है फोकस, ठीक है, ब्लैक वाले का यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो रेड से बना देता हूँ, या इसको मैं किसी और से बना दूँ, किससे बनाऊँ, इसको ब्लू से बना दूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू से बना दूँ ऐसे करके थोड़ा सा, तो ये तुम्हारा फोकस हो गया ब्लू वाला, ये भी हो गया ब्लू वाला, और ये तुम्हारा ब्लैक वाला फोकस हो गया, ठीक है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट रे है बच्चों, वो कौन सी है, वो ये वाली है जो मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, ये वाली रे। अगर मैं देखूंगा, इसको मैं किसी और कलर से बनाऊं, लेट्स से ग्रीन, ग्रीन से बन जाएगा, दिख जाएगा ग्रीन, हाँ। तो ये वाली रे मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाली रे। तो इसको मैं पहले बनाऊंगा, इसको मैं पहले बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ बनाऊं, यहाँ बना दूं, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। वो तो अपनी मर्जी, हम कहीं भी मोड़ दें उसको, पीछे भी बना सकते हैं, जहां मर्जी बना ले, चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, ये तो बनाता है यहाँ पे रियल इमेज, ये यहाँ पे बनाता है वर्चुअल इमेज, और हम देख चुके हैं वर्चुअल इमेज में जो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, जो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वही एंगल तुम्हारा फाइनल इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो अब इनको अपनी मर्जी से मोड़ देंगे हम, जैसे मर्जी चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। तो इनको अगर मैं मोड़ने की कोशिश करूं तो इनको मैं कैसे मोड़ दूंगा यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे मोड़, भाई यहाँ पे ये कन्वर्ज होगी ना, ऐसा कोई रूल थोड़ी है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कन्वर्ज कर देंगे, और इसको भी हम ऐसे कन्वर्ज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये होनी चाहिए थी रोटेड, तो रोटेड भी इनको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। तो ये रे तुम्हारी गई ऐसे ऐसे, बाद में ऐसे ऐसे चलेगी। इनको तुम पीछे प्रोजेक्ट करोगे तो तुम्हारी ये डॉटेड बनेंगी। तो मैं पीछे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल थोड़ी है, ये तो तुम्हारी जनरल सी रेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है ना भाई। अगर पैरेलल होती है तो फोकस से पास करती है, सेंटर से अनडिवाइडेड जाती है ना, अगर फोकस से पास करी तो बाद में सीधी हो जाती है। तो ये तो जनरल है ना, इनका तो कोई रूल ही नहीं है। तुमने ऐसे इसको मोड़ दिया, कहाँ मिलाना है इसको, ये जरूर ध्यान रखना। पहले ये वाला लाइन बनाओ, फिर इसको मिलाने की कोशिश करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल इमेज यहाँ बनेगा बच्चों, फाइनल इमेज तुम्हारा बन गया ये वाला, ठीक है। तो अगर तुम्हारा फाइनल इमेज ये बन गया है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये टेक्निकली तुम्हारा एमपी में आएगा। तो अब बड़ा आसान हो गया काम। एमपी क्या होगा, एमपी होगा थीटा अपॉन में थीटा नोट। अच्छा, एमपी का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऐसा था और फाइनल इमेज तुम्हारा ऐसा बना है, तो इन्वर्टेड बना है, ठीक है। अब टेक्निकली थीटा हम नोट हम जानते हैं एच बाई डी होता है, ठीक है। थीटा हमें क्या लिखना चाहिए, हम थीटा ये लिख सकते हैं एच टू बाय ये वी फाइनल, लेकिन इससे नहीं निकालते, इससे निकालते हैं हमेशा। पहले भी हमने ऐसे ही किया था, जो फाइनल इमेज है उससे एंगल नहीं निकालते, इस हालांकि वैल्यू सेम है, एच टू बाई ये फाइनल वी करो, ये एच वन बाई ये करो, इसको मैं यूई भी बोलता हूँ, यूई, लेकिन हम इसी से निकालेंगे। इसे क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो चीजें या तो कैंसिल आउट हो जाती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो थीटा चाहूं तो इससे निकालू एच टू अपॉन में ये वी फाइनल से, चाहे इससे निकालू एच वन अपॉन में यूई, तो मैं इसी से निकालूंगा। तो एच वन अपॉन में यूई, और ये हो जाएगा एच ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी। आगे एक नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो इवेंचुअली तो उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर एमपी का वैल्यू देखेंगे तो ये आ गया है माइनस का एच आई बाय एच ओ और डी बाय यू ई। जिस एमपी को मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख देता हूं। तो एमपी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एमपी हमारा बन गया है भाई माइनस का एच आई अपॉन एच यू, क्या लिख देता हूं मैं, वी बाई यू। भाई एच आई बाई एच ओ क्या होता है, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको मैं प्लस वी बाई यू लिख सकता हूं, एक नेगेटिव पहले से आगे, और ये हो गया डी अपॉन में यू ई। तो यहां पर ये तुम्हारा टेक्निकली एमपी बन गया जनरल एमपी है। अभी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, अभी हम उसको नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए कन्वर्ट कर देंगे। इसको तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, एमपी क्या होगा, ये वी बाई यू क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो एम एल लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बोलते हैं आई पीस, जो आंख के पास है। तो इसके पीछे आंख होती है यहाँ पर हमारी, तो ये आंख के पास जो है ये आई पीस है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिदर्शक, और इसको बोलते हैं नेत्रिका। कोई और भी नाम होते हैं इसके, ऐसे नहीं, फील्ड लेंस भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो क्षेत्र लेंस भी इसको बोल देते हैं। तो अभिदर्शक शायद मैंने ठीक लिखा हो मे बी, और इसको बोलते हैं नेत्रिका वाला जो लेंस है, ठीक है। इसको फील्ड लेंस भी बोल देते हैं, तो इसको हम क्षेत्र लेंस भी बोल देते हैं। तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, एम एल लिखा है मैंने लीनियर, और यहाँ पे क्या हो गया डी बाई यू क्या हो गया, इसका मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, इससे तुम इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो और आगे नेगेटिव चाहो तो लगा सकते हो,
ठीक है, तो ये तुम इस फॉर्म में इसको तो याद करना भी आसान है भाई। इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लीनियरली मैग्नीफाई कर दिया, फिर यहां पर तुम्हारा उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है और इसने डी बाई यू उसको मैग्नीफाई किया। तो टेक्निकली हम यहाँ पर ये वाली बात कह सकते हैं कि हमने इसी को मैग्नीफाई किया। तो अगर मुझे इसको निकालना है लेकिन असली ऑब्जेक्ट ये था, तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करता हूँ, एमएल का यूज करके, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर वो फॉर्मूले में ये निकल करके आ रहा है, ये जनरल हो गया हमारा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेंथ क्या होता है जनरल। तो लेंथ ऑफ ट्यूब, अब लेंथ ऑफ ट्यूब बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेंथ ऑफ ट्यूब आमतौर पे हम इन दोनों के बीच का लेते हैं। तो अगर ये इमेज जो है टेक्निकली कहां पे बनेगा, वी पे बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी कुछ अलग देती है यहाँ पे, और उसके कारण एक अप्रोक्सीमेशन ही बनता है, उसके कारण क्वेश्चन भी बनते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ चेंज करें तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ चेंज करूं, ठीक है, तो एफओ तो कहीं पे है ही नहीं, एफ तो फिर भी आ जाएगा, जब इमेज इन्फिनिटी बनेगा तो यूई की जगह एफ आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन एफओ तो कहीं पे है ही नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, नीट 2014 में आया शायद, है ना, कि ऑब्जेक्टिव का लेंस अगर हम फोकल लेंथ चेंज करें तो, है ना, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ को अगर हम बढ़ाएं तो एमपी बताओ क्या असर पड़ेगा, टेलीस्कोप पे क्या असर पड़ेगा, माइक्रोस्कोप पे क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह का सवाल आया था, तो वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेशन मारना पड़ेगा जो कि एनसीईआरटी लेती है। एनसीईआरटी की अप्रोक्सीमेशन लेती है कि ये जो एल है ना लेंथ, वो इन दोनों फोकस के बीच का लेती है। वो बोलती है कि यूई भी बहुत छोटा होता है और इसका फोकल लेंथ भी बहुत छोटा होता है, तो ये जो v है यही तुम्हारा लेंथ होता है। मैं आगे जब एजम्पशन लेना होगा तब समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा। तो अभी लेंथ ऑफ ट्यूब हम क्या लेंगे, v, है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है, दोनों लेंस के बीच की लंबाई, तो v प्लस यू, ये हमारी जनरल लेंथ आ गई है। मैं आगे सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखा दूंगा तो तुम्हें फॉर्मूले लिखने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो v प्लस यू तुम्हारा जो है वो आ गया है लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया। अब मैं इन दोनों को उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, तीनों रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको मैं, लेंथ को अलग से और इसको अलग से। तो देखो जरा क्या कहानी घटेगी अगर हम बात करें। ओह, ये तो आंखें बंद कर देने वाली ब्राइटनेस आ गई है। खैर, तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आया है माइनस का v बाई यू अपॉन में d बाई यू ई, और हमारा जो लेंथ आया है वो आया है v प्लस में यू ई। ये दोनों बातें कब के लिए ट्रू हैं, जब ये जनरल रिजल्ट है। ओह, आंखें बंद हो रही, इतनी ज़्यादा शाइनिंग है। खैर, तो जनरल है। अगर हम इसको इमेज को इन्फिनिटी पे लें तो इमेज कौन सा, फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी लें, यानी कि वही रिलैक्स्ड आई और वही सारी बातें अभी भी तुम बोल सकते हो, रिलैक्स्ड आई, है ना, या जो भी है। तो यूई का कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एमपी का वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे फिर, माइनस वी बाई यू तो वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पर यूई की जगह कितना आ जाएगा, एफ ई। देखो फोकल लेंथ ई तो आ गया यहाँ पे, है ना, तो अगर एफ ई बढ़ाओगे तो एमपी घटता है, ठीक है, ये तो हम यहाँ से बोल पा रहे हैं। लेंथ कितना हो जाएगा फिर, वी प्लस में एफ ई। और तीसरी बात जो है कि अगर तुम्हारा इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है वो एट डी बनेगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेन्ड आई है या नियर पॉइंट है, ठीक है, ये रिलैक्स आई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एमपी का वैल्यू बनता है। तो इस वाले केस में जो यू है वो कितना निकल कर आता है, हम पहले भी देख चुके हैं, डी एफ ई, डी एफ अपॉन में डी प्लस एफ आता है, तो यहाँ पे डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का वी, कैसे निकाला है, ऐसे माइनस वन बाय, है ना, जो फाइनल इमेज तुम डी पे बना दो तो यूई का वैल्यू निकल के आ जाए, यूई का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई। वो पहले भी हम निकाल चुके हैं माइक्रोस्कोप पे, तुम देख सकते हो। तो माइनस का वी बाई यू, ये असली है, मतलब असली तो ये भी खैर, और यहाँ पे यूई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई, और डी से डी कट जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा एम पी माइनस का v बाई यू, एक बढ़ गया, 1 प्लस डी, है ना, तो एफ ई से एफ ई कट जाएगा और ये 1 प्लस डी बाई एफ ई आ गया। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए। लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू हो जाएगा v प्लस, यहाँ पर हम बात करेंगे यूई की वैल्यू कितना आ जाएगा, डी एफ ई अपॉन में डी प्लस एफ ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसके लिए, ठीक है, और ये हो गया हमारा इसके लिए, और फिर बस ये तो अपने आप ही ब्रैकेट में बंद हो गया इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे, मैं सारे रिजल्ट आखिर में लिखवा भी दूंगा, ठीक है, इकट्ठे लिखवा दूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना है। एक बार टेलीस्कोप को और निकालें तो याद करना कितना आसान है। दो लेंस है, पहले का v बाई यू, दूसरे का d बाई यू था, जो कि पिछले में भी था, और अगर इमेज इन्फिनिटी बनेगा तो एफ ई हो गया, और वहां बनेगा तो 1 प्लस हो गया, ठीक है, ये एफ ई है।
तो v बाई यू 1 प्लस डी बाई एफ यू। याद करना बड़ा ही आसान है। पिछले वाले जो 3 रिजल्ट उसमें आगे v बाई यू v बाई यू v बाई यू लगा दो तो तीनों रिजल्ट तुम्हारे बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो याद करना कितना आसान है। सिंपल माइक्रोस्कोप में v बाई यू v बाई यू v बाई यू लगा दो, क्योंकि तुमने एक लेंस और ऐड कर दिया, तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे जो लेंथ है वो v प्लस यू ही होगी है, v प्लस एफ ही होगी, यहाँ पे v प्लस डी एफ ई अपॉन में d प्लस एफ ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है ना। आज के लिए हम इतना ही रखने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन इसके जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। मैं जानता हूँ कि माइक्रोस्कोप वगैरह में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम्हारा ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके जो भी इसके अंदर है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम करेंगे इसके 10-12 क्वेश्चन और कल टेलीस्कोप भी होपफुली खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने बच्चों, कल मिलते हैं। 3:20 पे होती है वैसे क्लास। ठीक है, आज लारीब ने बोला तो मैंने 3:30 कर दी थी, तो 3:20 पे क्लास होती है, 3:20 के अकॉर्डिंग तुम आना। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा 3:20 पे।